लकी को तुषार ने इलाज के लिए अपने असिस्टेंट के साथ भेज दिया था। इसके बाद उसके केबिन में सिर्फ निशांत और तुषार ही रह गए। निशांत ने भी तुषार के सामने नाटक करते हुए पृथ्वीराज मेहरा की शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने जब कहा कि वो अपने पिता से निजात पाना चाहता है तो कुछ देर के लिए तुषार उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, लेकिन आखिर में वो उसे कैंसर देने के लिए राजी हो गया। बातों ही बातों में निशांत ने उसके मुंह से यह भी निकलवा लिया कि उसने उसकी दादी को भी कैंसर दिया था और उसके पीछे एक बड़ा हाथ निर्मला का था। तुषार उसे ताली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशांत उससे ताली ले ही नहीं रहा था। वो बस गंभीर होकर उसके सामने बैठा उसे देखता जा रहा था। क्या हुआ जैन जी, आप अचानक से इतने सीरियस कैसे हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। चलिए हम आपके पिताजी को भी वो इंजेक्शन लगवा देते हैं। तुषार ने निशांत का मूड ठीक करने के लिए कहा और जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठा कि इतने में उसे आवाज आई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुषार ने जैसे ही उस आवाज की दिशा में देखा तो वो हैरान हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि लकी की थी। पृथ्वीराज जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुषार ने पूछा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा निशांत की तरफ देखते हुए पूछा, रिकॉर्ड हुआ? हाँ भैया, हो गया, सारा हो गया, उसने कहा। यह सुनने के बाद तो तुषार के हाल और ज्यादा खराब हो गए। रिकॉर्ड हो गया? क्या रिकॉर्ड हो गया? और आप भैया किसको बोल रहे हो? तेरे बाप को, लकी ने कहा और तुषार के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि अगले 2 सेकंड तक उसके मोटे गाल कंपन के मारे हिल रहे थे। वो हैरान सा निशांत और लकी को देखता जा रहा था। इतने में लकी ने अपनी शॉल उतारी और कुर्ते की बाहें चढ़ा ली। निशांत ने भी अपना नकली चश्मा उतारा और शर्ट की बाह मोड़ ली। मेरा नाम लकी अग्रवाल है, नाम तो सुना होगा। लकी ने तुषार को अपना असली नाम बताया तो उसके पैर थर थर कांपने लगे। वो बुरी तरीके से घबरा रहा था। लकी को देखते ही उसने अपने दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए थे। लकी सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मजाक था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लकी ने फिर से उसके गाल पर थप्पड़ लगा दिया। इस बार तुषार के आंसू निकल आए। तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर माफ किया जाएगा। अभी तूने जो कुछ भी इसके सामने कहा है वो तुझे मेरे पूरे परिवार के सामने कहना होगा। नहीं सर, सच में आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया, मैं तो सोहन बेन को जानता। तेरी ऐसी की तैसी साले। इतने में निशांत को गुस्सा आया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर मुक्की और लाते बरसाए जा रहा था। मैं जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। उनके साथ मैंने क्या क्या किया है मैं जानता हूँ। आप जिसके सामने कहोगे मैं उनके सामने ये सब कहने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे मारिए मत प्लीज। तुषार ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तू अपनी जुबान से पलटा तो मैं तुझे भी कैंसर दे दूंगा, समझा ना? लकी ने कहा। तुषार ने घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। लेकर चलो इसे। इसके बाद लकी ने निशांत से कहा और निशांत तुषार के ही असिस्टेंट के साथ उसे उठाकर बाहर ले जाने लगा। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुला तो सभी मरीज तुषार को इस हाल में देखकर घबरा गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जुलूस निकला जा रहा था। लकी आगे आगे चल रहा था और निशांत और तुषार का असिस्टेंट उसके पीछे पीछे चल तुषार को पकड़कर ले जा रहा था। सभी मरीजों, स्टाफ वालों और रिसेप्शन पर खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उसे घर लाने के लिए लकी ने पहले रुस्तम के आदमियों को उसकी हॉस्पिटल के बाहर बुला लिया था। नहीं लकी सर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे प्लीज छोड़ दो। तुषार चिल्लाता चला जा रहा था, लेकिन लकी उसकी एक भी सुनने के लिए राजी नहीं था। जैसे उसने पुखराज को पकड़कर गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था, वैसे ही उसने तुषार को भी वहां एक दूसरे कमरे में बंधवा दिया। ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तुम सबके सामने सच बोल देना और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। कोई तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा, वादा है? लकी ने कहा और गेस्ट हाउस से बाहर आ गया। निशांत भी उसके साथ में बाहर आ गया था। भैया सच में आपका जवाब नहीं, आप तो जीनियस हो, निशांत ने बाहर आते हुए कहा। वैसे तूने भी बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। हाँ बस वो जल्दबाजी में मैं उस रिसेप्शन वाली का नंबर लेना भूल गया यार, निशांत ने कहा और हंसते हुए अपना सिर खुजाने लगा। जब उधर लकी तुषार को पकड़कर अपने साथ ले आया और उसे उस गेस्ट हाउस में बंद कर दिया, तब इधर निर्मला और कमल भी अपने घर आने के लिए रवाना हो गए।
दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। निर्मला फिर भी कमल को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमल उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। तुम ऐसा भी क्या कर रहे हो? कम से कम मेरी बात तो सुनो, निर्मला ने कहा। लेकिन कमल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि निर्मला आगे कुछ कह पाती, अचानक से उसका फोन बजने लगा। हेलो हेलो मम्मी, प्रफुल्ल। जैसे ही निर्मला ने सुना कि उसके फोन पर प्रफुल्ल बात कर रहा था तो वो उत्साहित हो गई। हाँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। अभी मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ हूँ और कल तक मैं घर आने वाला हूँ, प्रफुल्ल ने कहा। अच्छा, हाँ ठीक है, तू कल क्यों आएगा? आज ही आ जाना। तू मुझे बता अभी कहाँ पे तू, मैं तुझे लेने के लिए आ जाती हूँ, निर्मला ने कहा। इधर कमल ने उसके मुंह से जैसे ही ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। प्रफुल्ल का जेल से बाहर आ जाना उसके लिए बहुत बड़ी खबर थी और वो ये सुनते ही हैरान हो गया। नहीं अभी नहीं, मैं खुद ही घर आ जाऊंगा, प्रफुल्ल ने कहा। ठीक है बेटा, तू जल्दी घर आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, निर्मला ने कहा। और इतने में उधर से प्रफुल्ल ने फोन काट दिया। लेकिन कमल ने जैसे ही प्रफुल्ल के घर वापस आने की खबर सुनी तो वो हैरान हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले ही हमारे साथ में इतना कुछ हो गया है और उसके बाद तुम प्रफुल्ल को भी घर बुला रही हो? उससे कहो कि अभी जहां है वहीं रहे। जब मामला शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम खुद उसे घर बुला लेंगे, कमल ने कहा। कैसी बात कर रहे हो? मेरा बेटा पता नहीं कहां परेशान रह रहा होगा और तुम कह रहे हो कि उसे घर ना आने दूं, निर्मला ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जरा भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। अभी हमारा खुद का उस घर में कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं हम वहां रहने भी वाले हैं या नहीं, और तुम कह रही हो कि प्रफुल्ल भी वहां आ जाए। वाह, वो घर में घुसेगा कैसे? और अगर उसे पापा जी ने देख लिया तो फिर जिंदगी भर के लिए उसका घर में आना ही बंद हो जाएगा, कमल ने कहा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, प्रफुल्ल घर आएगा मतलब घर आएगा, बात क्लियर है। मुझे पता है कि उसे घर में कैसे लाना है, और एक बार वो अंदर आ गया ना तो उसे हम छुपा कर अपने घर में ही रख लेंगे। जब कोई उसे देखेगा ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो यहाँ है भी, निर्मला ने कहा। अरे तुम समझने, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं और मेरा बेटा सब निपट लेंगे। अगर तुम्हें डर लगता है ना तो तुम कुछ मत करना, बस हो सके तो अपना मुंह बंद करके रख लेना, निर्मला ने कहा और कमल के सामने हाथ जोड़ लिए। अब इतना सब हो जाने के बाद में कमल के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो फिर से आके देखने लगा। उधर जब निर्मला के पास में ये खबर आई तब इधर लकी ने भी अभिलाषा को आकर अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सब कुछ बता दिया। क्या बात कर रहा है? सच में निर्मला ने ऐसा? हाँ माँ, उस डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट किया है। मैं बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा था, ये अंदर उससे बात कर रहा था और हम दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है माँ। उसके बाद मैं उस डॉक्टर को ना वहां से उठा कर ले आया हूँ। आप कहो तो दादाजी को भी सब बता दूं, लकी ने पूछा। नहीं, अभी किसी को कुछ मत बताना, घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वैसे भी पापा जी ने उसे 2 दिन का टाइम दिया है ना, 2 दिन पूरे हो जाने दे, उसके बाद उससे बात करेंगे। पहले उसे अपनी कह लेने दे, उसके बाद हम अपनी कहेंगे, अभिलाषा ने कहा और खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी शक्ल देखकर समझ आ रहा था कि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि निर्मला सोहन के साथ में भी ऐसा कुछ कर सकती है। लकी भी कल तक का इंतजार करने लगा, उधर शिवराज भी कल तक का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि निर्मला कहीं से भी वो गहने नहीं ला पाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो उसे एक मौका देकर देखना चाहते थे। वो बिना मौके के उसे जाने देना नहीं चाहते थे। बस कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला था। अगले दिन दोपहर में ही शिवराज के कहने पर लकी ने पूरे परिवार को फोन लगाकर हॉल में इकट्ठा होने का ऐलान कर दिया। परिवार के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी किसी को मालूम नहीं था कि आखिर ये मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई जानी थी, लेकिन अब चूंकि शिवराज ने कहा था इसलिए सबका आना भी जरूरी था। उधर निर्मला सुबह से घबराई हुई सी घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शिवराज के सामने क्या कहने वाली थी। इस मामले में उसने कमल से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमल उसका कोई सहयोग करने के मूड में नहीं था। मीटिंग शुरू होने से पहले वो वहां से निकल भी गया। वो निर्मला के लिए रुका तक नहीं। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे वहां पर परिवार के सभी लोग इकट्ठा होने भी शुरू हो गए। निशांत और उसका परिवार, कुमारी, राजीव, दीक्षांत, मोहित और उसका परिवार, लकी, अभिलाषा, दशरथ, कमल और बाकी सभी लोग एक एक करके हॉल के अंदर बैठ चुके थे। अभी तक शिवराज का आना नहीं हुआ था और उनके आने से पहले ही सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये मीटिंग बुलाई क्यों गई थी। मुझे तो लगता है कि पापा जी लकी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं,
क्या ये भी हो सकता है कि लकी ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी हो, उसके बारे में बात हो रही हो? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ करेगा। जिस हिसाब से मीटिंग बुलाई गई है, मामला प्रफुल्ल से जुड़ा हुआ हो सकता है। या फिर पापा ये भी तो हो सकता है कि दादाजी ने बंटवारा कर दिया हो और वो सबको अपना अपना हिस्सा देने वाले हो। अरे चुप, ये बंटवारे की बात मत कर। याद नहीं कि जब उस दिन प्रफुल्ल ने बंटवारे की बात की थी तो क्या हाल हुआ था? सभी लोग एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। इतने में किसी ने निर्मला से पूछा, क्या हुआ भाभी जी, आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, निर्मला ने नजर बचाते हुए कहा। मीटिंग क्यों बुलाई गई है, आपको इसका कोई अंदाजा है क्या? उसने फिर से निर्मला से पूछा, लेकिन निर्मला ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उधर निर्मला अपना मुंह छुपाए घूम रही थी, तब इधर लकी और निशांत भी आपस में बात कर रहे थे। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ भैया, मैंने रुस्तम भाई के आदमियों को वहां छोड़ दिया है, उसे सुबह से ही बढ़िया खिला पिला रहे हैं। जैसे ही उन्हें यहाँ से इशारा मिलेगा वो तुरंत ही उसे लेकर यहाँ आ जाएंगे, निशांत ने कहा। ठीक है, लकी ने कहा और इतने में हॉल का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला तो सभी लोगों की नजर उस दरवाजे पर जा टिकी। शिवराज काशीनाथ के साथ चले आ रहे थे। उनके आते ही सारी खुसुर फुसुर बंद हो गई। इधर निर्मला ने भी जब उन्हें आते हुए देखा तो वो घबरा गई और कमल की तरफ देखने लगी। कमल उससे अलग बैठा हुआ था। शिवराज अंदर आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सभी उनके सत्कार के लिए खड़े हो गए और फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। जिस वजह से मैंने ये मीटिंग बुलाई है वो वजह बहुत खास है। मैं आप सभी लोगों से एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि हमारे परिवार के साथ में जितना भी खराब होना था वो अब हो चुका और अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। शिवराज ने कहा और निर्मला की तरफ देखने लगे। अब आगे क्या होने वाला था, क्या मोड़ लेने वाली थी ये मीटिंग और क्या होना था प्रफुल्ल के आ जाने के बाद? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।